Good morning, everyone. Today we are going to study energy stored in a capacitor. As you already know that the capacitor is actually a kind of tool which stores the energy in the form of electrical energy or electric field. So we can calculate how much energy is stored in a capacitor. So for this, as we know that a capacitor is a system of two conductors carrying charges q and minus q, or we say capital Q and minus of capital Q, all right, held some distance apart, all right. So to calculate the energy stored in this charge configuration, suppose the conductors 1 and 2 are initially uncharged. Consider, suppose the conductors 1 and 2 are initially uncharged. This one is conductor 1, this one is conductor 2. Conductor 1, conductor 2. Initially these two are uncharged conductors. Let a positive charge be transferred from conductor 2 to conductor 1 in very small installment of dq. One positive charge, very small dq is transferred from this to dq, small dq. Consider very small charge dq transferred from this uncharged to here uncharged. यहाँ अनचार्ज था, यहाँ से एक स्मॉल पॉजिटिव डी क्यू इधर से इधर गया, ठीक है। इसको साफ से लिख लेते हैं, डी क्यू बहुत छोटी क्वांटिटी डी क्यू इस वाले से इस वाले में गई, तो यहाँ डी क्यू चार्ज की कमी हो गई पॉजिटिव चार्ज की, और यहाँ डी क्यू पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो गई। तो यानी आगे क्या होता है कि इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज डी क्यू आ गया है, और इस वाले में क्या आ गया, निगेटिव चार्ज डी क्यू आ गया है, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप इसी तरह छोटे छोटे स्टेप्स में डी क्यू चार्ज जाते हैं, तो इसमें कुछ चार्जेस जो मल्टीपल्स ऑफ डी क्यू हैं यहाँ स्टोर हो जाते हैं, और यहाँ पे कुछ चार्जेस जो डी क्यू की कमी हुई है वो यहाँ पे आ जाती है निगेटिव चार्ज के फॉर्म में। यानी ये डी क्यू के छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स पे यहाँ चार्ज गए, और मैंने माना कि एक इंटरमीडिएट चार्ज अभी यहाँ पे कितना है, क्यू है, और यहाँ कितना है, उतना ही माइनस क्यू होगा। ये क्यू कैसे बनाया, छोटे छोटे डी क्यू से मिलके बनाया। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है कि यहाँ से डी क्यू जो न्यूट्रल थे दोनों, यहाँ से एक डी क्यू पॉजिटिव गया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक डी क्यू निगेटिव। फिर इसी तरह ये वाला बीच में बन गया, अब इसके डी क्यू करते एक स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। और देखिए इस पूरे प्रोसेस में आप ये ध्यान दीजिए कि जब यहाँ से यहाँ चार्ज जा रहा है, अब अगला चार्ज जो यहाँ पे जाएगा उसके लिए प्लस डी क्यू यहाँ पे है और यहाँ माइनस डी क्यू है। यानी किसी भी समय जब चार्ज कोई यहाँ से यहाँ जा रहा होता है तो यहाँ पे हमेशा एक हायर पोटेंशियल होता है, यहाँ पे हमेशा एक लोअर पोटेंशियल होता है। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, यानी फॉर एवरी चार्ज which is going from here to here, it will place, the charge will place a higher potential। यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से हम एक छोटा डी क्यू पॉजिटिव चार्ज और भेजना चाहते हैं, तो ये वाला आने नहीं देगा, तो यहाँ से हमें बाहर से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। यानी हर बार डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ भेजने में, पहले वाले को भेजने में तो न्यूट्रलिटी थी, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचा तब भी यहाँ पे एक न्यूट्रलिटी थी, तो उसको वर्क डन करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ से जा रहा है तो अब हर बार वर्क डन उसको बाहर से कुछ एक्सटर्नल वर्क डन हम दे के यहाँ से यहाँ रखते हैं। अगला चार्ज उठाएंगे फिर रखेंगे, फिर अगला उठाएंगे फिर रखेंगे। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे ऐसा इंस्टेंट आया, ये वो इंस्टेंट है, एट एनी इंस्टेंट प्लेट 1 has charge Q चार्ज है,
प्लेट 1 चार्ज Q है, मान लीजिए एक इंस्टेंट ऐसा है कि इसमें Q चार्ज है, यानी अगला जो dq चार्ज हम यहाँ से यहाँ भेजना चाहते हैं dq, उसके ऊपर ये q एक फोर्स लगाएगा, यानी इस dq को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए एक वर्क डन करना पड़ेगा। उस वर्क डन की वैल्यू हमें निकालनी है एक इंस्टेंट पे, जब इस पे चार्ज q है, dq चार्ज हम यहाँ से और भेज रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज कंडक्टर 1 has plus q and conductor 2 has minus q। ऑलराइट, सो अब देखिए यहाँ पे प्लस एक छोटा चार्ज q है, प्लस q चार्ज। मान लीजिए कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कैपिटल C है, ठीक है, कैपिटल C है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके और इसके बीच में? यहाँ Q चार्ज है, कैपेसिटेंस C है, तो Q/C होगा इसका पोटेंशियल। तो हेंस पोटेंशियल डिफरेंस, हमने एक ऐसा कैपेसिटर लिया है जिसका कैपेसिटेंस कैपिटल C है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा अगर चार्ज स्मॉल q है? तो डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर 1 and 2 is charge divided by capacitance Q/C, alright, where C is the capacity of the capacitor। अब देखिए ये हो गया यहाँ पे पोटेंशियल, इस कैपेसिटेंस का पोटेंशियल क्या हो गया? ये। अब जब पोटेंशियल ये हो गया और कितना चार्ज हमें और अब भेज के वर्क डन निकालना है, dq चार्ज भेजना है और वर्क डन निकालना है। तो आपको याद होगा वर्क डन W = QV, Q × V, अगर आपको फॉर्मूला याद हो प्रीवियस चैप्टर से। तो स्मॉल अमाउंट जो वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विच विल बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन गिविंग एन एडिशनल Q चार्ज, पहले से था स्मॉल q, एडिशनल चार्ज कितना दे रहे हैं? एडिशनल चार्ज स्मॉल dq टू द कंडक्टर 1 इज इक्वल्स टू हाउ मच? देखो मान लो मैंने कहा dw वर्क डन करना पड़ता है, तो dw वर्क डन किसके बराबर होगा? पोटेंशियल कितना है मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, जो मल्टीप्लाइड बाय चार्ज प्लेसिंग। अगर आपको याद हो मैंने कई बार यूज़ किया चार्ज प्लेसिंग, ठीक है। तो पोटेंशियल है यहाँ पे Q/C और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कितना भेज रहे हैं? dq। तो ये वो छोटा सा वर्क डन है जो करना पड़ेगा dq चार्ज को यहाँ प्लेस करने में। ये तो dq एक dq को प्लेस करने में वर्क डन करना पड़ा वर्क डन, लेकिन हमें क्या करना है? हमें टोटल चार्ज, हमें कैपेसिटर कैसा बनाना है जिसका यहाँ पे प्लस कैपिटल Q चार्ज हो, यहाँ पे प्लस माइनस कैपिटल Q चार्ज हो, ऐसा एक कैपेसिटर हमें बनाना है। यानी टोटल चार्ज हमें कितना देना है? टोटल चार्ज देना है प्लस Q, यानी 0 से प्लस Q चार्ज देने में अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सो टोटल वर्क डन इन गिविंग ए चार्ज कैपिटल Q टू कंडक्टर 1, तो उसको W कह दिया। तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल Q तक इंटीग्रेट कर दीजिए। Q की वैल्यू कहाँ से? Q की वैल्यू 0, Q की वैल्यू कैपिटल Q, ठीक है। Q/C जो एक इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है, किसी भी समय इंस्टेंट पे हो सकता है। Q की वैल्यू कभी 0 होगी, कभी 1 होगी, कभी 2, इस तरह से कुछ भी हो सकती है। Q/C dq, यानी इसी छोटे वर्क डन को 0 से Q तक इंटीग्रेट कर दिया है। और यहाँ स्मॉल q जो हमने इंटरमीडिएट लिया था, अब उसका रोल भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको हमने इंटरमीडिएट स्टेज लिया था, वो कुछ भी हो सकती, उसको एलिमिनेट करने के लिए 0 से Q इंटीग्रेट कर दिया और मैंने टोटल वैल्यू निकाल दी।
अब देखिए यहाँ पे डी क्यू है हमारा वेरिएबल, क्यू है हमारा वेरिएबल, सी हमारा कांस्टेंट है, वी कैन टेक इट आउटसाइड। इंटीग्रेशन ऑफ क्यू विल बी क्यू डी क्यू, ये ऐसा ही है जैसे एक्स डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, तो वैसे ही क्यू स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, क्यू इक्वल्स टू 0 टू क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, पुट बोथ दीज थिंग्स, सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 बाई सी, फर्स्ट पुट क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस फिर 0 रख दो तो 0, सो दिस विल बी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, दिस इज अवर वर्क डन। ऑलराइट, दिस इज अवर वर्क डन, W इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब देखिए ये वर्क डन, अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो जो भी हम वर्क डन करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, यानी इस वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी U भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यानी वर्क डन कहें या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कहें। अब यहाँ पे देखिए इसी वर्क डन को हम Q और C के फॉर्म की जगह V के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, Q की जगह CV पुट कर दीजिए, पुट Q इज इक्वल्स टू CV जहाँ कैपेसिटेंस है और V उसका पोटेंशियल है कैपेसिटर का, जो C कैपेसिटेंस का मैक्सिमम पोटेंशियल, जब Q चार्ज हो जाता है तो पोटेंशियल V रहता है, जब हमने कैपिटल Q चार्ज दे दिया, सो दिस विल बी U इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाई टू सी, अगर हमने यहाँ पे ये भी पुट कर दिया CV, Q की जगह CV पुट कर दिया, तो C स्क्वायर V स्क्वायर, नीचे से एक C कैंसिल हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, ये भी एक एक्सप्रेशन बन जाता है, हाफ CV स्क्वायर। इसी तरह अगर हम केवल Q और V के फॉर्म में C को एलिमिनेट करना चाहें तो C इक्वल्स टू Q बाई V कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ QV, ये केवल Q और V के फॉर्म में हो गया। तो ये एक्सप्रेशंस हैं हमारे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन था हमारा जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और पहले देख लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी की, Q चार्ज हमने दिया, V पोटेंशियल अप्लाई हुआ, तो आपको ये ग्राफ मैंने पहले बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जो कैपेसिटेंस Q और V के रेशियो तो होता है, लेकिन Q और V पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन इस ग्राफ में जो QV ग्राफ होता है, इसमें जो एरिया ये जो कर्व बना रहा है, ये जो ये लाइन है, ये वाली कर्व कहलाती है, ये एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल बी अवर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इन VQ ग्राफ एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर किसके बराबर होती है, एरिया के, एरिया अंडर VQ graph, and this will be the area of the triangle. U is equals to half, base is OB, this is B, this is A, multiplied by height AB, so it is half QV, OB क्या है, Q है, AB क्या है, V, QV। ये देखिए हमने एक्सप्रेशन में लास्ट एक्सप्रेशन हमारा यही था QV, इसको अगर हम और फॉर्म में लिखना चाहें तो हाफ V की जगह V इक्वल्स टू Q बाई C लिख दें तो Q स्क्वायर बाई टू C हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन भी होता है, यानी एरिया ऑफ VQ ग्राफ इज एक्चुअली द एनर्जी। ऑलराइट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल एनर्जी इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कॉम्बिनेशन में क्या होती है, यानी कॉम्बिनेशन यानी पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसमें टोटल एनर्जी क्या इंडिविजुअल एनर्जीज के सम के बराबर होती है। जैसे हमने 4 कैपेसिटर अगर जोड़ दिए तो क्या उनकी इंडिविजुअल एनर्जीज जो स्टोर्ड हैं वो टोटल एनर्जी जो अगर एक कॉम्बिनेशन मान ले, क्या उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड जो होगी वो उसके बराबर होगी इंडिविजुअल सम के, या कुछ अलग होगी। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन this total energy U was Q square by 2C,
if I'm considering the series, so put it CS, and as we have represented CS as the combination of all the series combination of all the capacitors, we can write Q square by 2, and 1 by CS is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and so on and so forth. So these are individual capacitors and the combination. So we can write Q square by 2C1 plus Q square by 2C2 plus Q square by 2C3 and so on and so forth. C, simply you can see here that Q square by 2C is actually the the quantity, the energy stored in first capacitors. Q square by 2C2, आपको याद होगा मैंने यहाँ पे सभी में Q सेम क्यों लिया है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में Q जो होते हैं वो सब में सेम रहते हैं. तो Q square by 2C1, Q square by 2C2, Q square by 2C3, these are actually the individual potential energies of that particular capacitors, or the energy stored in individual capacitors, or we can write it as U1 plus U2 plus U3 and so on and so forth. So this says that the total energy will be the sum of individual energies in series combination. Can it be true in parallel combination also? Let's see. In parallel combination, here, as you know, we have studied the total energy formula, half CV square. Total energy, why we are using half CV? Just because we need V in our expression, and just because V was same in our parallel combination. V same था, आपको याद हो अगर तो. So total energy किसके बराबर होगा? अगर मैंने कहा U है, it is equals to half C parallel V square. If I have a combination of some capacitance C1, C2, C3 as Cp, and it is a combination in parallel, alright, so half Cp V square. Now this P can be written, Cp can be written as C1 plus C2 plus C3 and so on and so forth V square. Here we are considering V, मतलब V जो था वो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होते थे तो कांस्टेंट रहता था ना सब में, तो V को मैंने इसीलिए यहाँ V वाला एक्सप्रेशन चूज किया, वरना ऐसे तो 3 कॉम्बिनेशन है, बट वी आर कंसिडरिंग V the formula having V. So we can write half C1 V square plus half C2 V square plus half C3 V square and so on and so forth. Alright, now this can be written as U1 plus U2 plus U3 and so on. This U is actually the sum of individual energies. Here also we can write, so the total energy is stored in series combination or parallel combination of capacitors is equal to sum of the energies stored in individual capacitances. Simply what we have seen here. Alright, so this is what the energy stored in combination. Now next is energy density of a parallel plate capacitor. It is very simple. Energy density simply means energy per unit volume. If I have a parallel plate capacitor having plate area A and the distance between these two plates as small d, this is a parallel plate capacitor having capacitance C, alright, and the potential is V, alright. This is a parallel plate capacitor. Now simply the energy density is represented by energy
density represented by small u, it is equals to the total energy stored per unit volume of the capacitor, or we can write total energy upon what? Total volume. Yes, but here total energy is how much? Half CV square, as we have read, having capacitance C and potential V, half CV square, and it is divided by the total volume. How much is volume of this quantity, this capacitor? Plate area is A, thickness is D, so A into D is the volume, so A into D. Now I have to put some quantities here. As we know, this is actually U half, put C. Here some quantities are there. C is equals to epsilon naught A by D, if you remember it, epsilon naught A by D. And one more thing, V is equals to E into D. If the electric field here is E electric field, then E into D. Put these two things here. Half epsilon naught A by D in place of C, and in place of V square put E into D, this square, and divided by AD. So these are the quantities. Now on solving we will get D cancel out, D completely cancel out, A cancel out, half will remain, epsilon naught will remain, E square will remain. So half epsilon naught E square is actually the energy per unit volume, or the energy density of a parallel plate capacitor. See here, E is what? E is the electric field between the two plates. SI unit of this, SI unit of energy density will be how much? Joule per meter cube. Sorry, per I have already, joule per meter cube. Alright, dimensional formula. It is actually very important in transmission physics, means when you study about electromagnetic waves, then it becomes very important. एनर्जी डेंसिटी, तब वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी ट्रांसमिशन होता है वो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में होता है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी. इसलिए इसको यहाँ बहुत ज़्यादा डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी और इसका एप्लीकेशन बहुत कुछ बताया जाता है. डायमेंशनल फॉर्मूला U is equals to, just because it is energy, so energy is, dimensional formula is mL2T minus 2. Energy is actually the work done, and here it is L3, the volume, so we can write mL minus 1 T minus 2. So this is the dimensional formula for this quantity. So this is all about energy density, total energy stored, and this total energy stored in a parallel plate capacitor. Now one quantity is there, common potential. What is this? In common potential, we consider two capacitors having different potentials and different capacitances. When we join together, they achieve a common potential, and that potential is called common potential. Alright, so suppose C1, C2 are two capacitors charged to potential V1 and V2. Alright, if I am connecting these two potential, अगर हम दो कैपेसिटर्स हैं
C1 वाला है, एक ये C2 कैपेसिटेंस का पोटेंशियल है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, जब हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कॉमन पोटेंशियल V अचीव कर लेता है, यानी ये दोनों ही कॉमन पोटेंशियल V अचीव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफ़र किस चीज़ का होता है? मान लीजिए इसका चार्ज Q1 था, इसमें चार्ज Q2 था। असल में चार्ज ट्रांसफ़र होता है Q1 से Q2 तक, और कब तक होता रहता है? जब दोनों में चार्ज Q बराबर ना हो जाए, यानी इनिशियली टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, तो क्या होगा? Q, मान लीजिए Q डैश कह लें, तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग क्या है? Q1 प्लस Q2। ऑलराइट, तो कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, लेकिन जब शेयरिंग के बाद का सीन क्या है? दोनों में चार्ज क्या है? Q है, तो Q इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V, यानी क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अब V बराबर हो चुका है। ठीक है, तो असल में यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद पोटेंशियल बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों पहले पोटेंशियल V1 V2 पे थे, बाद में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज गया और तब तक जाता रहा जब तक दोनों साइड पोटेंशियल बराबर नहीं हो गए। तो जब दोनों साइड पोटेंशियल बराबर हो गए तो ये वाली इक्वेशन हमारी बिफोर शेयरिंग की थी, ये वाली क्या है? आफ्टर शेयरिंग पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो जब पोटेंशियल इक्वल हो गया तो दोनों में V भी पोटेंशियल और चार्ज दोनों में क्या हो गया? Q। अब आपको पता है कि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहना है इस पूरे केस में, क्योंकि बाहर कहीं लीक हो नहीं रहा है, तो Q इक्वल्स टू Q डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असल में C1V प्लस C2V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2, क्योंकि चार्ज ही गया है और ओवरऑल चार्ज कंजर्व्ड है। तो यहाँ से अब V वाला कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन पोटेंशियल जो अब बाद में दोनों को जोड़ने के बाद जो बना वो क्या हुआ? C1V1 अपॉन प्लस C2V2, ये तो इधर रहा, यहाँ से मैंने दोनों में से V कॉमन ले लिया, ये क्या बचा? C1 प्लस C2 इधर बचा। यहाँ देखिए V कॉमन लिया तो C1 प्लस C2। तो असल में कॉमन पोटेंशियल किसको कहते हैं? इसी क्वांटिटी को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, जो दोनों को दो अलग अलग डिफरेंट उस पर चार्ज थे लेवल्स तक, पोटेंशियल तक, जब दोनों को जोड़ दिया तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज ट्रांसफर हुआ और यहाँ पे इस तरह आ गया। तो ये वैल्यू क्या है? ऊपर वाला क्या है? देखिए C1V1 प्लस C2V2, ये इंडिविजुअल चार्जेस हैं, यानी टोटल चार्ज है, और नीचे क्या है? टोटल कैपेसिटेंस, यानी कॉमन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज एक्चुअली द टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। इसका मतलब चार्ज लॉस्ट बाय वन कंडक्टर इज एक्चुअली द चार्ज गेन्ड बाय अनदर कंडक्टर। यानी असल में पोटेंशियल ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एक जितना लूज कर रहा है दूसरा उतना ही पोटेंशियल गेन कर रहा है। पोटेंशियल वेरी कर सकता है, एक का लॉस और दूसरे का गेन, लेकिन असल में चार्ज यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए चार्ज लॉस्ट बाय वन कंडक्टर इज एक्चुअली द चार्ज गेन्ड बाय अनदर कंडक्टर, एंड दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग द चार्ज कंजर्वेशन। और क्योंकि और ऐसा है क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग है, क्योंकि दोनों की कैपेसिटीज़ या फिर कैपेसिटेंस अलग अलग है। ठीक है, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस होता है कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. Thank you.